हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2018 में पूछे गए पेपर 2 में सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही इसके चारों ऑप्शन की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को जानना आवश्यक है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तभी आपकी तैयारी जो है वह बेहतर हो सकेगी और आप टेट के एग्ज़ाम को 1 से 2 बार में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानसिक विकास, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास, थर्ड ऑप्शन मनोवैज्ञानिक विकास और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा को प्राचीन संदर्भ में व्याख्या करते हुए विद्यान्य ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा जो है वह बच्चे को स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट बलशाली बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है, किंतु वर्तमान संदर्भ में इसका जो दायरा है, विषय क्षेत्र है, वो बढ़ता गया और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है वह मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकास भी कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है दीपा कर्माकर, दूसरा ऑप्शन में है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन में है सानिया मिर्जा और चौथा ऑप्शन में है दूती चंद। पहला ऑप्शन में जो है दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्टिक करती हैं, एक एथलीट हैं। सेकेंड ऑप्शन में पीवी सिंधु है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये विश्व स्तर पर खेलने वाली बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। थर्ड ऑप्शन है सानिया मिर्जा, ये टेनिस प्लेयर है। और फोर्थ ऑप्शन में है दूती चंद जो एथलीट है, ये दौड़ती हैं, रेस में भाग लेती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन और चौथा खनिज। राइट आंसर इसका होगा जो वो होगा सेकेंड ऑप्शन, प्रोटीन। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। दाल जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावे अंडा, मांस, मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावे पहला ऑप्शन में है वसा, ये तैलीय एवं चर्बी युक्त पदार्थों में, विटामिन फलों में एवं भूमि एवं वन उत्पाद से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एलएसडी के सेवन से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है यकृत का रोग, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन किडनी का रोग और चौथा ऑप्शन जो है मानसिक विभ्रम। राइट आंसर जो है एलएसडी के सेवन से जो रोग होता है वो है ऑप्शन 4, मानसिक विभ्रम। मानसिक विभ्रम एलएसडी के सेवन से होता है। एलएसडी जो है मनुष्य इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। एलएसडी का फुल फॉर्म जो है वो है लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड यह एक प्रकार के औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देता है। इसको एक प्रकार से ड्रग भी हम कह सकते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति जो है वो अपना मेंटल बैलेंस खो देता है और आसपास की दुनिया से अनभिज्ञ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4, मानसिक विभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम का लाभ क्या होता है। पहला ऑप्शन में है फुर्तीलापन, दूसरा ऑप्शन में है रक्त प्रवाह में वृद्धि,
थर्ड ऑप्शन है भूख लगना और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन पहला फुर्तीलापन। व्यायाम से, एक्सरसाइज करने से और योगा करने से व्यक्ति जो है वह फुर्तीला होता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त बनता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त आरेख उपयोगी है। वृत्त आरेख जो है उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में यह पूछ रहा है कि जब हम बच्चों को किसी प्रकार की आरेख बना के पढ़ाते हैं, इसमें एक है वृत्त आरेख, तो यह किस संदर्भ में उपयोगी है। पहला है समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन में है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा सबसे सटीक वो होगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए वृत्त आरेख जो है वह उपयोगी है। जब हम बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं तो उनकी काल अवधि पढ़ाने के लिए, काल अवधि दर्शाने के लिए जो है वह वृत्त आरेख बनाकर हम समझा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 में लाई गई थी, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में सुधार लाने हेतु कौन से प्रावधान करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। दूसरा ऑप्शन परीक्षा निष्पादन पर। तीसरा ऑप्शन खुली पुस्तक परीक्षा पर। और चौथा ऑप्शन सतत आकलन पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, खुली पुस्तक परीक्षा पर। एनसीएफ 2005 है, वह सामाजिक विज्ञान की जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है या अन्य परीक्षा, उसमें खुली पुस्तक परीक्षा पर बल देती है। परीक्षा 2 प्रकार से होते हैं, जिसमें एक है बंद पुस्तक परीक्षा और दूसरी खुली पुस्तक परीक्षा। बंद पुस्तक परीक्षा में ये होता है कि बच्चे जो है अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को लिखते हैं, वह किसी भी प्रकार की पुस्तक कॉपी का सहारा नहीं लेते हैं। जबकि खुली पुस्तक परीक्षा में जो है वह बच्चों को पुस्तक अपने नोट्स से देखकर परीक्षा लिखने की अनुमति होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, खुली पुस्तक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन शामिल है। इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन में है अच्छे नागरिक बनाना। दूसरा ऑप्शन सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने से बच्चे जो हैं वो अपने समाज के अनुकूल बनते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना सीखते हैं और राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ उनमें विकसित होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं जिसमें वे विभिन्न प्रकार के तथ्यों की खोज करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, अन्य छात्रों के साथ उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में है करके सीखना, सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सेकेंड ऑप्शन यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाती है। थर्ड ऑप्शन यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा। इसके दो आंसर जो हैं वो सही होंगे। परियोजना कार्य में बच्चे जो हैं वो करके सीखते हैं, इसीलिए परियोजना कार्य उनमें शामिल किया जाता है। करके सीखना सीखने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यह क्वेश्चन जो है वह हमारा पॉलिटी से है। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को क्या करना चाहिए? भारतीय बहुलतावादी समाज, बहुलतावादी समाज से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा समाज जिसमें बहुसंख्यक को अधिक महत्व दिया जाता है, अल्पसंख्यक पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता है। बहुलतावादी समाज बहुसंख्यक के हित में फैसले लेता है। इसके पहला ऑप्शन है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इससे बच्चों में जो है समानता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे की भावना का विकास होगा और वे अपने समाज में उचित व्यवहार कर सकेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में है प्रथम उपदेश, सेकंड में संबोधि, थर्ड ऑप्शन में है महाभिनिष्क्रमण और फोर्थ ऑप्शन निर्वाण। बुद्ध को जब पहला उपदेश मिला था तो उसे उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है। और संबोधि बोध गया में जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाभिनिष्क्रमण जब वह गृह का त्याग किए थे और निर्वाण जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस घटना को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा, प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष, सेकेंड ऑप्शन अशोक, थर्ड ऑप्शन समुद्रगुप्त और फोर्थ ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकेंड अशोक। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए अभिलेख शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। इसके साथ ही अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का जिक्र मिला है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है भीमबेटका, सेकेंड ऑप्शन अमरावती, थर्ड ऑप्शन सांची और फोर्थ ऑप्शन में है बाघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भीमबेटका की गुफाएं जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला जो होता है उसमें आखेट, पशु पक्षी, ठीक है, जादू टोना, मनुष्य एवं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों का चित्र जो है वह
गुफाओं में, दीवारों में या मुद्रा में या अभिलेख के रूप में बनाए जाते हैं। धर्म से संबंधित चित्र भी देखने को मिलते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन पहला भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसमें 750 से अधिक गुफाएं खोजी गई हैं। यह गुफाएं विष्णु वानकर के द्वारा 1957-58 में खोजी गई थी। भीमबेटका की गुफाएं जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की सूची में शामिल है। इसके अलावा अमरावती जो है वह आंध्र प्रदेश में, सांची भी मध्य प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन एम.जी. रानडे, दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन जो है वह आत्माराम पांडुरंग। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में की गई थी, जो आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसके अलावे देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानडे का संबंध प्रार्थना समाज से है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा और आर्य समाज 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? किसके वायसराय के शासन काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग, सेकेंड लॉर्ड रीडिंग, थर्ड लॉर्ड कर्जन और फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है उनका कार्यकाल 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहा था। इन्हीं के वायसराय काल में 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे, जिनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। उसी दौरान 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से लेकर दिल्ली हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की थी और इसको लागू किया गया था 1912 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? 4 मुगल सम्राट के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, सेकंड ऑप्शन शाह आलम प्रथम, थर्ड ऑप्शन शाह आलम द्वितीय और फोर्थ ऑप्शन अकबर द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राममोहन राय के कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी और 1830 ईस्वी में लंदन भेजा था अपना दूत बनाकर। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1856। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। यह डलहौजी के काल में अधिनियम जो है लाया गया था और केनिंग के काल में इसे पारित किया गया था। डलहौजी का जो काल था, शासन काल, वह 1848 से 1856 था
और कैनिंग का शासनकाल जो था वह 1856 से 1862 था। आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, इस समय जो है वह भारत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा ऑप्शन औरंगजेब। राइट आंसर जो होगा उसका ऑप्शन सेकेंड अकबर। अकबर का जो शासनकाल था वह 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इसी दौरान 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके अलावे शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 के बीच, जहांगीर का 1605 से 1627 के बीच और औरंगजेब का जो है वह 1658 से 1707 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड अकबर। अकबर का शासनकाल कितना था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वे एक बहुत बड़े सूफी संत थे। वे किसके शिष्य थे? फर्स्ट ऑप्शन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सेकंड ऑप्शन मखदूम याह्या मंडरेरी, थर्ड ऑप्शन बाबा फदरुद्दीन गजेशंकर, फोर्थ ऑप्शन अब्दुल कादिर गिलानी। राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन थर्ड, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के शिष्य थे वे शेख निजामुद्दीन औलिया थे। फर्स्ट ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके शिष्य जो थे वे इल्तुतमिश थे। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 20 वर्ष की आयु में ही बाबा फदरुद्दीन गजेशंकर की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बादशाहों में से किसने कलंदर के नाम से प्रसिद्धि पाई थी? इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकेंड ऑप्शन बाबर, थर्ड ऑप्शन हुमायूं और फोर्थ ऑप्शन शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड बाबर। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। भारत विजय जो इसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में प्राप्त की थी, उसी उपलक्ष्य में इसने काबुल के निवासियों में चांदी का सिक्का बंटवाया था। चांदी का सिक्का जो है वह उपहार के रूप में दिया था। इसी उदारता के कारण उसने कलंदर की उपाधि जो है वह प्राप्त की थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें कब जनसंख्या का सबसे कम जो है ह्रास हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन बिहार और फोर्थ ऑप्शन नागालैंड। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या जो है वह 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो 22.8 लाख है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.42 करोड़, मणिपुर की जनसंख्या 27 लाख के आसपास और बिहार की जनसंख्या जो है वह 10 करोड़ के आसपास है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? फर्स्ट गोदावरी, सेकेंड मूसी, थर्ड महानदी और फोर्थ कृष्णा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, हैदराबाद। जो तेलंगाना की राजधानी है वह मूसी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी जो है वह नासिक से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र में है। महानदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो भी है वो भी महाराष्ट्र में ही है।